जिस तरह से यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है उससे कहीं ना कहीं उस नेता का भी नुकसान है और उस नेता या उस शख्स के अधीन जितने मंत्रालय आते हैं, जितने विभाग आते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं काम पर फर्क पड़ रहा है। तो बात यहाँ पर स्पष्ट है। अदालत में केस लड़ ही रहे हैं, मामला वही है ईडी अधिकारियों के खिलाफ और चुनौती देने की बात सामने आती है। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में अगर मामला जाता है तो यहाँ पर यही देखा जाएगा कि निचली अदालत में क्या फैसला आता है। यहाँ पर तो सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है 27 अक्टूबर को। उनके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कई मामलों में जिस तरह से फंसते हुए नजर आए थे, तो उनका कहना यही रहा था कि अब बीजेपी जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है, उन राज्यों में सत्ता में आने के लिए दूसरी पार्टी की जो सरकार है उसे गिराने की पूरी कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट ने ईडी को कहा कि इतने लंबे समय तक इस मामले में सुनवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि मनीष सिसोदिया को अब जाकर इस मामले में करीबन 8 महीने जेल में बंद हुए हो चुके हैं। तो संजय सिंह का नाम आया, मनीष सिसोदिया का नाम आया, तो ऐसे में आप ये मान लीजिए कि पूरी आम आदमी पार्टी के ये जो बड़े दिग्गज नेता हैं अब यहाँ पर ये फंस चुके हैं। पार्टी से जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वह भी यही बात कहते हैं। दूसरी ही तरफ अन्य नेता भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। बात यहाँ पर पीएम मोदी की जाए तो वह साफ तौर पर अपने एक कार्यक्रम के दौरान अपने नेताओं को संबोधित कहते हुए नजर आए थे कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है सीबीआई और ईडी हमारे इशारों पर काम कर रही है, तो वह कहते हैं सीबीआई और ईडी नहीं रुकेगी, छापेमारी नहीं रुकेगी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं संजय सिंह के मुद्दे को लेकर। दरअसल आपको बता दें, आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका यहां पर लग चुका है। दरअसल आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब संजय सिंह का जेल से बाहर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि संजय सिंह की जमानत याचिका पर जो फैसला सुरक्षित था, आखिरकार उस फैसले के आने के बाद अब आम आदमी पार्टी का अस्तित्व क्या रह गया है। सवाल लगातार ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि जो फैसला आज संजय सिंह की जमानत याचिका पर आया है, क्या इससे ये भी माना जाए कि मनीष सिसोदिया की भी जमानत याचिका खारिज हो सकती है, क्योंकि दोनों ही नेता इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं और आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दोनों नेताओं पर कार्रवाई की थी। इस चीज को समझने की कोशिश हम अपने न्यूज रूम में मौजूद तमाम सहयोगियों से करेंगे कि आखिरकार संजय सिंह पर हाई कोर्ट के फैसले को वो किस तरह से देख रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ अक्षय हैं और अक्षय से समझेंगे कि आज संजय सिंह को लेकर जो हाई कोर्ट का फैसला आया है वो इसे किस तरह से देख रहे हैं। देखिए प्रज्ञा, एक ना हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। यहाँ पर न्यायिक भी एक प्रक्रिया होती है। जैसे कि यहाँ पर संजय सिंह का जो मामला है वो पहले से ही दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। इसके बावजूद दूसरी बार संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जबकि एक बार पहले भी करीबन 4 से 5 दिन पहले भी संजय सिंह दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं और तब भी उनकी जो जमानत याचिका है खारिज कर दी गई थी। और ऐसा ही आज एक बार फिर से दोबारा हुई और उसकी बड़ी वजह ये रही है क्योंकि निचली अदालत में अभी तक जो कार्रवाई चल रही है उसका अभी तक कोई साफ तौर पर फैसला नहीं आया। ये चीज़ तब आगे बढ़ सकती थी कि अगर इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट या तो संजय सिंह को दोषी करार दे देती थी या संजय सिंह को बरी यहां पर कर देती। ऐसे में मान लीजिए कि अगर राउज एवेन्यू कोर्ट संजय सिंह को दोषी करार दे देती है, इसके बाद यहां पर संजय सिंह हाई कोर्ट या ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो यही वजह है कि एक प्रक्रिया के तहत ही काम होता है और यहां पर निचली अदालत ने ही कोई फैसला नहीं सुनाया तो ऊपरी अदालत इसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। अच्छा देखिए अक्षय, जिस तरीके से आपने कहा कि निचली अदालत ने कोई फैसला ही नहीं सुनाया, तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया के मामले को मैं याद दिलाना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर निचली अदालत कोई फैसला नहीं सुनाती है या आरोपों पर अगर बहस नहीं होती है निचली अदालत में, तो क्या किसी शख्स को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के चलते अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल देना सही है। तो यहाँ पर निचली अदालत जिस तरीके से बार बार सुनवाई की तारीख को इतने लंबे समय के लिए जो टाल रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को लेकर भी लगभग 31 दिनों का समय यहाँ पर लिया गया है। 22 नवंबर को सुनवाई फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। तो जो ये तारीखें इतनी लंबी टाली जा रही है, इससे कहीं ना कहीं उस नेता का नुकसान हो रहा है और साफ तौर पर देखिए देश को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि राजनीति पूरी तरह से यहाँ पर आहत होती हुई नजर आ रही। तो जो सुनवाई टाली जा रही है, सुप्रीम कोर्ट इस चीज को समझ रहा है कि जल्द से जल्द बहस होनी चाहिए, लेकिन फिर भी निचली अदालत आखिरकार इस चीज को क्यों नहीं समझ रही है। देखिए यहाँ पर ये बात तो आपकी पूर्ण रूप से स्पष्ट है
कि नेता को जिस तरह से यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है उससे कहीं ना कहीं उस नेता का भी नुकसान है और उस नेता या उस शख्स के अधीन जितने मंत्रालय आते हैं, जितने विभाग आते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं काम पर फर्क पड़ रहा है। ये तो बात यहाँ पर स्पष्ट है। इसके अलावा जिस तरह से आपने यहाँ पर निचली अदालत का जिक्र किया संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को लेकर, तो कहीं ना कहीं दोनों में देखिए यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर है कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों ही पार्टी के दोनों नेताओं को एक ही मामले में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन दोनों की जो इस समय न्यायिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं अलग है। मनीष सिसोदिया को जहाँ फरवरी में गिरफ्तार किया गया था और निचली अदालत से लगातार उनकी जो जमानत की याचिकाएं थी वो लगातार खारिज हो रही थी। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला पहुंचा तब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा कि इतने लंबे समय तक इस मामले में सुनवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि मनीष सिसोदिया को अब जाकर इस मामले में करीबन 8 महीने जेल में बंद हुए हो चुके हैं। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पर संजय सिंह पर आए और संजय सिंह पर देखें तो संजय सिंह को इस मामले में करीबन अभी 16 दिन हुए हैं, यानी कि 4 अक्टूबर को जिस तरह उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो इस लिहाज से यहाँ पर कहीं ना कहीं संजय सिंह का मामला अभी ज्यादातर राउज एवेन्यू कोर्ट पर निर्भर करता है और मनीष सिसोदिया का सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अक्षय ने साफ तौर पर कहा कि संजय सिंह ने कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट जाने में थोड़ी जल्दबाजी दिखाई, क्योंकि अभी महज 16 दिन हुए हैं और ऐसे में हाई कोर्ट वो पहुंच गए। लेकिन जहां एक और आज ही हाई कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई ये कहकर कि ईडी मनमर्जी तरीके से किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती, तो वहीं ऐसे में संजय सिंह को भी कहीं ना कहीं ईडी ने सिर्फ और सिर्फ शख्स के बयान के आधार पर, यानी कि जो दिनेश अरोड़ा है उनके बयान के आधार पर गिरफ्तार किया। और जो पीएमएलए, यहां पर जो पीएमएलए कानून की बात की गई थी उसकी धारा 19, यहां पर सेक्शन 19 के तहत कहीं ना कहीं संजय सिंह की जो गिरफ्तारी है वो सीधे और साफ तौर पर गलत है। लेकिन फिर भी ईडी ने जमानत याचिका को, यहां पर ईडी के विरोध करने पर जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, तो यहां पर मेरे सहयोगी नाजमीन हैं, उनसे समझेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को वो किस तरह से देख रही हैं और आम आदमी पार्टी पर अब इसका असर आखिरकार किस तरह से पड़ेगा। नाजमीन, अभी खबर आती है कि खारिज हो जाती है यहाँ पर जमानत याचिका। ईडी जहां एक और कह रही है, फटकार लगा रही है, यहाँ पर हाई कोर्ट जो है वो ईडी को फटकार लगा रही है ये कहकर कि मनमर्जी तरीके से आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। लेकिन अगर संजय सिंह के केस को देखें तो कहीं ना कहीं जो एक पीएमएलए का 19 सेक्शन है उसके तहत ये गिरफ्तारी कह सकते हैं कि मान्य नहीं है। फिर भी यहाँ पर जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ही खारिज कर रहा है, तो इसे किस तरह से देख रही हैं और इस फैसले का आम आदमी पार्टी पर कैसे असर होगा? सबसे पहले याचिका खारिज करने की बात बताएं तो जैसे मेरे सहयोगी अक्षय ने कहा है कि जब आप निचली अदालत में केस लड़ ही रहे हैं, मामला वही है ईडी अधिकारियों के खिलाफ और चुनौती देने की बात सामने आती है, तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में अगर मामला जाता है तो यहाँ पर यही देखा जाएगा कि निचली अदालत में क्या फैसला आता है। यहाँ पर तो सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है, 27 अक्टूबर को कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद दिल्ली हाई कोर्ट में अगर सुनवाई हो भी रही थी तो यहाँ पर ईडी अधिकारी बाकायदा ये कह रहे थे कि उनके पास सबूत हैं। सबूत यहाँ पर फिर से दिनेश अरोड़ा को लेकर कहा जा रहा है, सबूत यहाँ पर अमित अरोड़ा को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने गवाह अभी से नहीं, काफ़ी वक्त पहले से ही वो गवाह दे रहे थे। वो बता रहे थे कि हमने संजय सिंह से मुलाकात की और उन मुलाकात के बाद हमने मनीष सिसोदिया से मुलाकात की और उसके बाद पैसे देने का सिलसिला चला। जब संजय सिंह का नाम आया, मनीष सिसोदिया का नाम आया, तो ऐसे में आप ये मान लीजिए कि पूरी आम आदमी पार्टी के ये जो बड़े दिग्गज नेता हैं अब यहाँ पर ये फंस चुके हैं। इनका बचना लगभग नामुमकिन सा ही लग रहा है, क्योंकि अब निचली अदालत की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ फैसला आएगा, क्योंकि ईडी अधिकारी तो वहाँ भी सबूत पेश करने की बात करते हैं और सबूत की बात करें तो सबूत तो वही होंगे जो दिल्ली हाई कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं। कुछ अलग तो नज़र आने वाला नहीं है, बस हाँ कुछ ये है कि छानबीन ज़्यादा हो सकती है तो कुछ और भी निकल कर सामने आ सकता है, लेकिन इससे कम तो आप कुछ नहीं देख सकते। तो संजय सिंह के मामले में आप ये सोचिए कि संजय सिंह अब फंस चुके हैं, अब यहाँ पर उनका बचना थोड़ा नामुमकिन सा लग रहा है। मनीष सिसोदिया को देख लीजिए, 8 महीने से ऊपर हो जाता है, बार बार सुनवाई चलती है, अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, राहत नहीं मिलती है, तो मामला संजय सिंह को लेकर भी यही कहा जाएगा। और आम आदमी पार्टी का जिक्र जैसे आपने किया है, तो अब चुनाव से पहले केंद्र सरकार उन पर हमलावर तो पहले से ही साबित थी। इसका उदाहरण आप उपराज्यपाल वीके सक्सेना के तहत देख सकते हैं कि तमाम योजनाओं को रोकने का काम किया जा रहा था। अधिकारों की लड़ाई भी आपने देखी होगी किस तरीके से देखी गई थी। तो ये सारी चीज़ें अब आम आदमी पार्टी को हराने के लिए और एक तरीके से हटाने के लिए दिल्ली में केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है।
वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर नाज़मीन ये कहती हुई नजर आई कि आम आदमी पार्टी को सीधे सीधे दिल्ली से हटाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पर कहा कि ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई है वो कांग्रेस के कार्यकाल में देख लीजिए कि कितनी गिरफ्तारियां होती हैं, कितनी छापेमारी होती है और सजा कितनों को मिलती है। लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से ये देखने के लिए मिल रहा है कि छापेमारी का सिलसिला ज्यादा बढ़ रहा है, गिरफ्तारी का सिलसिला ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ईडी और सीबीआई जो है वो सबूत नहीं पेश कर पा रही। तो विपक्ष जो लगातार दावा कर रहा है कि वाकई में सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग यहां पर केंद्र सरकार कर रही है, इस दावे में कितनी सच्चाई है, यहां पर मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रांशी हैं, उनसे इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। कल गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग जो है वो केंद्र सरकार कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार समझ चुकी है कि अब उनकी जो वापसी है वो सत्ता में नहीं होने वाली है। और आज दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला सीधे सीधे जमानत याचिका खारिज हो जाती है। तो अशोक गहलोत समेत जो तमाम नेता कह रहे हैं उसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई में सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है? देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से बयान आया ठीक उसी तरीके से यहाँ पर बाकी के तमाम राजनीतिक दलों का भी बयान सामने आ चुका है। क्योंकि आपको याद दिला दे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कई मामलों में जिस तरह से फंसते हुए नजर आए थे, तो उनका कहना यही रहा था कि अब बीजेपी जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है उन राज्यों में सत्ता में आने के लिए दूसरी पार्टी की जो सरकार है उसे गिराने की पूरी कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी से जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वह भी यही बात कहते हैं। दूसरी ही तरफ अन्य नेता भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात यहाँ पर पीएम मोदी की जाए तो वह साफ तौर पर अपने एक कार्यक्रम के दौरान अपने नेताओं को संबोधित कहते हुए नजर आए थे कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है सीबीआई और ईडी हमारे इशारों पर काम कर रही है, तो वह कहते हैं सीबीआई और ईडी नहीं रुकेगी, छापेमारी नहीं रुकेगी, क्योंकि वह देश भर से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसे में विपक्षी दलों का यही कहना है कि भ्रष्टाचार खत्म करना ही है, तो आपके खेमे में क्या भ्रष्टाचारी नेता नहीं है? तो सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये भी उठता है कि आपके खेमे के जो नेता हैं जो इतनी टिप्पणियां कर देते हैं उनके खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं होते? ब्रजभूषण शरण सिंह है, रमेश बिधुड़ी है। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर ये बातें साफ तौर पर निकल कर आती हैं और ये सवाल उठना लाजमी भी बनता है, क्योंकि देखा जाए सत्ता में जो कुर्सी है वो हर किसी को चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए अब अरविंद केजरीवाल को वो डर साफ तौर पर सताया हुआ है कि उनकी पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर यही चाहती है कि एक ही पार्टी रहनी चाहिए। लेकिन नितिन गडकरी जी के बयान पर अगर रुख किया जाए तो वो कहते हैं कि विपक्षी दल मजबूत होना चाहिए। भला विपक्षी दल कैसे मजबूत होगा? लेकिन आज के समय में तो देखा जाए बीजेपी एक ही यहाँ पर पार्टी चाहती है जो उनकी पार्टी हो। तो ऐसे में विपक्षी दल मजबूत भला कैसे हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही मोदी सरनेम में फंस जाते हैं। इसी वजह से देखा जाए तो विपक्षी दल यहाँ पर साफ तौर पर कह रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ सीबीआई और ईडी को अपने इशारों पर नचा रहे हैं और वो एजेंसियां आपके कहने पर ही काम कर रही हैं। एक आखिरी सवाल यहाँ पर कम लफ्जों में जवाब चाहूंगी कि देखिए आज संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज हुई है, फैसला सुरक्षित था। ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या ये माना जाए, क्योंकि मामला एक ही है, ईडी सीबीआई ही जांच कर रही है और सबूत भी वही दे रही है, तो क्या ये माना जाए कि संजय सिंह की तरह मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी कुछ ऐसा ही फैसला आ सकता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी को बहुत सारी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि शायद वहां से न्याय मिलेगा। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया था, मोदी सरनेम मामले में भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। तो क्या मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या फिर संजय सिंह की तरह वो भी जेल जाते हुए नजर आएंगे? देखिए प्रज्ञा, इस पर देखा जाए तो फिलहाल तो यही संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मुद्दा और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन राहुल गांधी के केस में अगर बात की जाए, उन्होंने तो शब्द कहे थे, उन्होंने तो शब्दों के बाढ़ चलाए थे, लेकिन यहाँ तो देखा जाए बात भ्रष्टाचार की है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर सभी को यही उम्मीदें होती हैं कि निष्पक्ष फैसला लिया जाए। लेकिन यहाँ पर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकेत दे दिया है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सिसोदिया को राहत मिल सकती है, फैसला सुरक्षित रखा गया है। क्योंकि लंबे वक्त से हमने देखा है कि मनीष सिसोदिया हिरासत में है और देखा जाए तो ईडी अहम सबूत पेश तक नहीं कर पाई है। तो अब यहाँ पर यही बातें सामने आती हैं, चाहे बात यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की ही क्यों ना हो, यहाँ पर आरोपी बनाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है पार्टी को। तो ऐसे में देखा जाए अगर यहाँ पर ईडी वो अहम सबूत पेश नहीं कर पाती है तो शायद मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती है। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर प्रांशी ने कहा कि अगर ईडी सुप्रीम कोर्ट में पुख्ता सबूत नहीं पेश कर पाती है तो मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने
की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। अब ऐसे में देखना यही होगा कि संजय सिंह के बाद आखिरकार मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। हालांकि संजय सिंह को लेकर दिल्ली कोर्ट का जो फैसला आया है जमानत याचिका को लेकर, उसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।